हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो आपका 8 तारीख वाला पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, जो बाद में अब रद्द हो गया था, उसको डिस्कस करेंगे ताकि उससे एक आउटलाइन बने आपके कल वाली एग्जाम की। ठीक है, तो देखो, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखें अपना। हाँ, ये पूछ रहा है कि कौन से गैस में डिफ्यूजन की रेट सबसे ज्यादा होगी। तो भाई, ऑप्शन में NH3 था एक, तो एक कोई CO2 था। इस टाइप के थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या होगा? NH3। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या रखता है? तो ये बहुत बार अपन ने पढ़ चुके हैं। देखो, विलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें एक तो होता है सॉल्यूट, विलय होता है, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट, विलायक होता है। ठीक है। अब विलय और विलायक को कोलोइडल के केस में क्या कहते हैं अपन? सॉल्यूट को कह देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपित परावस्था, और आपके सॉल्वेंट को क्या कह देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, ये कह देते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें देख लीजिए, कोलोइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, क्या रखेगा? डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। अब आगे बात आती है परिक्षेपित, क्या है ये? परिक्षेपित चरण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? हाँ भाई, देखो, आपने गर्मियों में देखा होगा, जब खिड़की से सूरज की रोशनी आती है तो धूल के कण जो है वो चमकते हैं। अब वो क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि जैसे ही यहाँ मान लो ये डस्ट का पार्टिकल है, इससे लाइट टकराती है, ये लाइट होती है प्रकीर्णित, और प्रकीर्णित होकर अपने आंखों के पास पहुंचती है, चमकती हुई महसूस होती है। कारण क्या है इसका? कारण इसका यह है कि एक तो इनके बीच का जो तरंग दैर्ध्य है, लाइट की जो तरंग दैर्ध्य है, वो कण से क्या होती है? बड़ी होती है, तो लैम्डा तो क्या होती है? हाई। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों का अपवर्तनांक है, उनका अंतर जो होता है, गैप जो होता है, वो भी क्या होता है? हाई। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से ये लाइट जो है वो धूल के कण पे पड़ती है और वो चमकता हुआ दिखाई देता है, और इस प्रभाव को कहते हैं अपन टिंडल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इमल्शन की पहचान करने के लिए डाई टेस्ट, तो ये तो सीधा आपको मेमोरी बेस्ड याद रखना है, स्कारलेट रेड। ठीक है, ये होता है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, एक एटीएम पर क्वथनांक, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं भाई? परिभाषा है आपकी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कह देते हैं। फिर अपनी बात आती है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, तो क्या क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण? देखते हैं अपन। पहला तो क्या, निश्चित ज्यामिति होती है भाई, डिफाइनाइट जियोमेट्री। ठीक है, निश्चित ज्योमेट्री होती है, डिफाइनाइट ज्योमेट्री होती है। फिर सेकंड नंबर पे क्या होता है? सेकंड नंबर पे इसके अंदर आपकी बात आती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर बात करें तो इसके अंदर देखो, एनाइसोट्रोपिक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाया जा सकता है? इसके अंदर जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो भी कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, तो शार्प एजेस पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिस्टलीय ठोस में पाई जाती हैं। तो आपका देख लो, यहाँ पर क्या बैठ रहा है? यहाँ डिफाइनाइट ज्योमेट्री, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक क्रिस्टल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स पाए जाएंगे भाई? एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री वो काल्पनिक प्लेन होगा, इमेजिनरी प्लेन होगा, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बढ़ता है। आगे बात समझ में आपको? कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है? दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये है, यहां से कट गया, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपकी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? यहाँ किसी एंगल से, जैसे मान लो 180 से इसको घुमा दिया, तो ये बिल्कुल ऐसे उल्टा हो गया और एकदम सेम टू सेम मिल गया, तो वो क्या हो गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ये लाइन क्या हो गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। और यहाँ जो ये पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट, जिससे ये बिंदु भी बराबर दूरी पे है, ये भी बराबर दूरी पे है, ये भी बराबर दूरी पे है, इसको अपन कह देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री भाई? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
द्रव में वह पथ जिसमें परतें एक दूसरे से नहीं मिलती है। डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना है। लैमिनर फ्लो, कौन सा फ्लो भाई? लैमिनर फ्लो। एक थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ इसमें न्यूटोनियन फ्लो की तरफ ही। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है भाई? न्यूटोनियन फ्लो होता है नॉर्मल फ्लो जो द्रव का होता है। अपन ऐसे पानी को फेंकेंगे तो वो धीरे 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 करके बह जाएगा, वो फ्लो है न्यूटोनियन फ्लो, जो कि नेमेटिक में पाया जाता है, स्पेक्टिक में नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तेल इमल्शन, तेल पानी और गोंद का अनुपात है इमल्शन में, तो याद रखना है सीधा 4:1। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रूप से इमल्शन क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तभी तो इनमें पाइसी कारक या इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाया जाता है। और पाइसी कारक इमल्सिफाइंग एजेंट देखो, एक तो OW टाइप में भी मिलते हैं और एक WO टाइप में भी मिलते हैं। WO टाइप के अंदर देखो काजल जो है, लैम्प ब्लैक, वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। और OW टाइप के अंदर जो है आपके डिटर्जेंट, सोप, ये जो प्रोटीन वगैरह है, ये है इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम आ जाते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए थे, NaCl दिया गया था, ऐसा कुछ मेमोरी बेस था, और उसके अंदर एक ऑप्शन था रबड़। तो रबड़ आप सब जानते हो एक इलास्टिक पदार्थ है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। फिर आपकी बात आती है गणितीय रूप से बॉयल के नियम। तो देखो, बॉयल के नियम को देख लेते हैं अपन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आदर्श गैस समीकरण लिख दूंगा, पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से यहाँ पर अपन इस टेम्परेचर को क्या मान लें, कांस्टेंट मान लें। ठीक है, आर पहले से क्या है, गैस कांस्टेंट। ये गैस कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। मोल है किसी भी पदार्थ के, किसी रिएक्शन में मान लो 2 मोल लिए गए हैं तो फिर वो 2 ही रहने हैं, वो तो बदलने से रहे, वो नहीं बदलेंगे तो फिर ये एन नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये आर भी कांस्टेंट हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी बराबर किसके आ गया, कांस्टेंट की। अब यहाँ से कितनी फॉर्म बन जाएगी इसकी, एक तो ये, यहाँ पीवी बराबर कांस्टेंट को देखो के से लिख लो, ये लो, ये भी कांस्टेंट है। फिर समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती में ले जाओ इसको, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म जो है किसकी है, बॉयल के नियम की है। ठीक भाई, इसको ऐसे भी रख सकते हो, ये इधर आ जाए, ये भी फॉर्म किसकी है, बॉयल के नियम की है। तो ये तीनों फॉर्म उपरोक्त सभी आंसर ले जाएंगे इसमें। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर। हाँ, समान ताप और दाब पर गैसों में समान अणु पाए जा रहे हैं, कौन सा कथन है, आवोगाद्रो का नियम भाई। बॉयल का नियम अभी आपको बता दिया, आवोगाद्रो का नियम ये हो गया। चार्ल्स का नियम क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो उसमें क्या होता है भाई, स्थिर आयतन हो जाता है, स्थिर आयतन हो गया, ये कांस्टेंट हो गए, तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। ये कौन कहता है आपका, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम कह देता है। ठीक है भाई, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसमें दाब को स्थिर रख दो, दाब स्थिर हो गया तो वी अपॉन टी, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ठीक है, ये बॉयल का नियम हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और आवोगाद्रो का नियम आपके क्वेश्चन में है ही। तो V/T बराबर कांस्टेंट, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, फिर आता है मानव गुर्दे में रक्त को कैसे शुद्ध करते हैं। तो आपके आसपास देखना कोई किडनी पेशेंट हो तो वो सप्ताह टू सप्ताह, वीक टू वीक जो है ना, हॉस्पिटल जाता है और अपने खून को शुद्ध करवा के लाता है, जिस प्रोसेस को वो कहता है क्या, डायलाइसिस। ठीक है, तो डायलाइसिस में क्या होता है, डायलाइसिस में बेसिकली एक, जानता हूँ, झिल्ली एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन उसमें भरा हुआ होता है, और इसमें से अशुद्धियां जो है वो बाहर निकल जाती हैं, प्योर कोलाइड मिल जाता है आपको। ठीक है, तो डायलाइसिस जो है उसी के द्वारा किडनियों को जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं रक्त में चले गए हैं, उनसे शुद्ध करवाते हैं भाई। अगली बात, कोहरा, तो फॉग, एक एरोसोल की बात की थी मैंने पिछली क्लासों में, याद हो तो बहुत बार बताया था, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है। एरोसोल कितने प्रकार का हो जाएगा, सॉलिड, इन गैस, और लिक्विड, इन गैस, ये क्या है, एरोसोल है। तो आपका जो फॉग है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लिक्विड इन गैस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी,
नेक्स्ट है आपका कि वे अणु जिनके सिरे पर आंशिक धनावेश दूसरे पर आंशिक ऋणावेश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो HCl है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिल गए तो क्या कहलाएंगे? डाइपोल, द्विध्रुव। ठीक है। फिर अगला है द्विपरमाणु अणुओं की बंधन लंबाई। ये कोई न्यूमेरिकल था भाई, 16.66 इसका आंसर था। अब ये कह रहा है कि कमरे के तापमान पर पानी को कौन तरल बनाता है। तो देखो पानी में क्या पाया जाता है? हाँ जी, क्या पाया जाता है पानी में? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और वही उसको लिक्विड बना के रखता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए प्लीज। निम्नलिखित अणुओं को घटती हुई बंधन लंबाई में प्रस्तुत कीजिए। अणु छुप चुके हैं, अपन देख लेते हैं। देखो एक तो था आपके पास में O2 नेगेटिव, एक था O2 नेगेटिव, एक था O2 पॉजिटिव और एक था O2। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं भाई MOT में। क्या पूछा जा रहा है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ये 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर इसका। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी सबसे कम लंबाई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बंद लंबाई का क्रम देखना है अपने को। तो पहले O2 2 नेगेटिव, ठीक है, फिर O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद में O2 और सबसे लास्ट में O2 पॉजिटिव। ये हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखें। अरे एक मिनट पीछे लिया जाए। आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो भाई ये बेसिकली इसमें ऑक्सीजन का एक जिक्र था। तो ऑक्सीजन कैसा होता है आप लोगों को पता हो तो? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे पता चला? कि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित है। यहाँ आते हैं इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो सारे सिंगल हैं तो फिर ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरा हो गया। और इसका बॉन्ड ऑर्डर आप देखते ही हैं, एक ट्रिक बताई थी मैंने, 16 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। तो 2 तो बॉन्ड ऑर्डर और पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, आगे क्या है? एक क्रिस्टल में परमाणु निम्न स्थानों पर होते हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, ठोस ए के साथ पिघलती हुई अवस्था में बहुत कठोर विद्युत इंसुलेटर पाया जाता है। ठीक है, तो ठोस की बात कर रहा है और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात कर रहा है। तो एक लकड़ी का एग्जांपल लूं मैं। लकड़ी जब सूखी हुई होती है तो ठोस भी है लेकिन विद्युत की कुछ अलग भी है। जब करंट लगता है तो लकड़ी मार के ही उसको हटाया जाता है। ठीक है, तो ये उसी की बात कर रहा है। और लकड़ी किससे बनी हुई है? कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं भाई? सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड आएगा, कोवलेंट सॉलिड आ जाएगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? तो इसके साथ जितने भी ऑप्शन थे उनमें सबसे बढ़िया यही ऑप्शन था, डायमंड। डायमंड कैसा होता है? नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड क्या है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म किसकी? प्योरेस्ट फॉर्म किसकी भाई? कोवलेंट बॉन्ड की या कोवलेंट सॉलिड्स की। तो आपका ये जो है ये कोवलेंट सॉलिड रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेटवर्क ठोस। चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व को अनुकूल बनाती है? हाँ भाई, अगर कोई ठोस होगा, ध्यान दो, जैसे कि एक सिंपल सा बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल ले लूं मैं, बर्फ ले लूं। बर्फ अगर ठोस है तो जितने ही ज्यादा लोअर टेम्परेचर उसका रहेगा उतने पर ही वो ठोस रहेगी। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो पिघलती जाएगी। इसका मतलब जो ठोस है वो लो टेम्परेचर पर ठोस रहते हैं। ठीक है, अगली बात आती है बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्रम है। तो बेंजीन में देखो अनुनाद पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अनुनाद। एक बार यहाँ दो डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बार एक तो परमानेंट बॉन्ड रहता है और एक जो है आधी बार यहाँ पर और आधी बार यहाँ पर। तो ट्रिक कैसे होती है? इसको जो है मैं ओजोन पर लगा दूं एक बार अप्लाई करके, तो इसमें क्या कहोगे आप? एक तो परमानेंट बॉन्ड है और एक जो है वो दोनों में फिर रहा है, तो डेड हो गया ना। इसी प्रकार यहाँ पर जो बॉन्ड है एक बार तो यहाँ है एक बार यहाँ है, तो दो जगह फिर रहा है और एक परमानेंट बॉन्ड है, 1/2 डेड। तो बेंजीन में कौन सा आ जाएगा भाई? डेड आ जाएगा। ठीक है, आणविक कक्षक का भराव निम्नानुसार होता है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में
हुंड के रूल से, ऑफबाउ के रूल से और पाउली के रूल से, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। अब बात आती है कि ये रूल क्या है। तो हुंड का रूल तो क्या है? हुंड का रूल ये कहता है कि जो कोई ऑर्बिटल है, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहले सबको आधा आधा भर दो, फिर उसके बाद में पूरा भर दो। ये कह रहा है आपका हुंड। ऑफ बाउ क्या कहता है? ऑफ बाउ ये कहता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरेगा, यानी 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s और फिर 3d। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षक भरे जाते हैं। पाउली का एक्सक्लूजन क्या कहता है? पाउली का एक्सक्लूजन ये कहता है कि जो क्वांटम संख्याएं हैं उनमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है एस है, वो कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या नहीं हो सकती? सेम नहीं हो सकती। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। O2F2 N2 के बॉन्ड क्रम है। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमने देखा है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20। 14 पर अपन क्या मानते हैं? 3 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इधर भी आधे आधे कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 और 1, और इधर भी आधे आधे कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 1 0.5 और 0। तो आप देख लो O2 मतलब 8 और 8 16 16 पे 2 आ गया। फिर F2 मतलब 18 18 पर 1 आ गया, और N2 मतलब 14 14 पे 3 आ गया। तो यही हो गया इसका, बस 2 1 3। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अणु पानी के साथ बंधन नहीं बनाता है? तो जो थायो अल्कोहल होता है वो बंधन नहीं बना पाता भाई। फिर आगे देखो, पानी के अणु में ऑक्सीजन परमाणु की, ये रटने का क्वेश्चन है। 1.8 एंगस्ट्रॉम। अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं? तो अर्धचालक दो टाइप के होते हैं भाई, पी टाइप एन टाइप। ठीक है, अब जो एन टाइप होगा, एन टाइप के अंदर यहाँ ऊर्जा स्तर बन जाता है जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पर बन जाता है जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जा सकते हैं, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर आएगा जिसके अंदर यहाँ पर एक लेवल बन जाएगा। ये सब क्या होंगे? होल की वजह से या प्रोटॉन की वजह से क्रिएट होगा ये लेवल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों ही क्या करते हैं उसमें, अर्धचालक में चालकता को लेकर आते हैं। ठीक है, तो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल हो जाएंगे। आयरन क्रोमेट का सूत्र है। तो देखो, आयरन क्रोमेट, आयरन डाइक्रोमेट, इन सब की बात कर लेते हैं एक बार, और आयरन क्रोमाइट। तो Fe2Cr2O7 ये तो है आयरन डाइक्रोमेट। FeCrO4 ये है आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइट ये है आयरन डाइक्रोमेट। और ये आ गया आपका FeCrO4 2, ये है आपका आयरन क्रोमेट। कौन सा क्रोमेट भाई? आयरन क्रोमेट। ये हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, NH3 की आणविक ज्यामिति है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आपके कोवलेंट बॉन्ड से वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन है, बहुत बार किए हैं पढ़ने ऐसे क्वेश्चन। देखो NH3 में करते हैं, हिसाब लगाते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5, एक कलबंध बनाने वाले परमाणु संख्या 3, भाग दिया 2 का, 8/2 बराबर कितना आया? 4। 4 आ गया। ठीक है, एक इसमें क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो 4 किस तरह से बटेंगे? 3+1 की तरह बटेंगे। 3+1 में स्ट्रक्चर क्या बताई थी अपन ने? पिरामिडल। कौन सी? पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार H2O देख लो। तो H2O में भी 6 इसके वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कलबंध बनाने वाले परमाणु, 2 का भाग दिया वही 4 आया। 4 में देखो 2 लोन पेयर यहाँ है, तो ये 2+2 में बटेगा। 2+2 का मतलब V शेप। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अणु जिसमें sp3d2 और p ऑर्बिटल्स अतिव्यापी होते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें फालतू में p ऑर्बिटल अतिव्यापन में पढ़ना ही नहीं था, आपको संकरण देखना था। संकरण से आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाता था। ठीक है, तो संकरण के हिसाब से जब अपन ऑप्शन बिठा रहे हैं तो देखो BRF5 है। BRF5 आराम से sp3d2 पे बैठेगा। देखो 7 तो 6 के 6 क्या है? हेलोजन है। तो 7 6 के 42, 42 में 8 का भाग दिया, 8 पंजे 40, 40 में 2 का भाग दिया, 2+2 1, 5+1 मतलब sp3d2। ठीक है, चलिए यदि जल का अणु रैखिक है तो क्या होगा? ये ऐसा रैखिक है, रैखिक है तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन पूरा खिंच जाएगा, ऐसे पूरा खिंच जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? इसका डायपोल मोमेंट। चलिए नेक्स्ट। बोरॉन का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुक्त रूप से मौजूद नहीं है? तो भाई BH3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BH3 फिर
डाइमर बना लेता है आपका और डाइबोरेन के रूप में पाया जाता है फिर वो, ठीक है। बाकी BBr 3BCl 3BF3 ये सब सिंगुलर फॉर्म में मिल जाते हैं, ये इस तरह से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, बोरोन का ये बन गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है, तो भाई फ्लोरीन तो खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, वो हमेशा F नेगेटिव के रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये F पॉजिटिव के रूप में आ रहा है, जो सरासर गलत है, क्योंकि इसके अंदर देखिए फ्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसमें नहीं होती है, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पर तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये F नेगेटिव में रहेगा, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, और ये अपने को चूज करना है। फिर मेरे बेस्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में हिस्ट्री आ गई भाई, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत किस वर्ष विकसित किया गया था, तो दो थ्योरी इसमें दी जाती हैं, एक बार कोई तो बोलता है 1928 में और कोई बोलता है 1927 में, और आसपास का जो था इसमें ऑप्शन वो 1927 ही था, इसलिए उसको टिक करना है। फिर आता है नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन जो है क्या है भाई, इनकी प्रकृति कैसी है, तो भाई ये तो ऑर्डर आपको बचपन से याद करवाया गया है केमिस्ट्री में, फोन फोन किसका ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, सहसंयोजक बंधक द्वारा निर्मित अणुओं के बीच कौन सा बंधन एक पुल की तरह कार्य करता है, देखो भाई वाटर है, या वाटर को छोड़ दो, आप डीएनए को पकड़ो, डीएनए के अंदर जो भी कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक है, नाइट्रोजन बेस है, और वही उसको आधार प्रदान करते हैं, और इन नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में देखो कैसे पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, साइटोसिन ग्वानिन से 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये जो बॉन्ड है ये कौन से बॉन्ड है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये इस सहसंयोजक स्ट्रक्चर को क्या प्रदान कर रहे हैं, स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, तो इसका मतलब पुल की तरह काम कौन करेगा भाई, H बॉन्ड करेगा। अब SN4+ और O2 नेगेटिव से बनने वाले आयनिक यौगिक का सही सूत्र है, तो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, SnO2 होता है, ठीक है। और ज्यादातर जो कार्बन वाले ग्रुप हैं वो CO2 SiO2 इस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। फिर ये पूछ रहा है किस बंधन को ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बहुत से हो सकते हैं ऐसे। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कौन सा होगा, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब एक तो जैसे O2 ही आ जाए, O2 में तो दोनों ही एटम बराबर हैं, तो इनमें कहाँ से पोलरिटी आएगी, ये तो कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। अब ऐसे इसमें एक ऑप्शन था HCl, तो HCl में देखो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दोनों मिलकर के एक डाइपोल बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं, तो फिर ये कैसा सहसंयोजक बंध है भाई, ये हो गया आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आगे बात समझ में आपको, तो ये हो गया आपका काम खत्म। चलिए, थैंक यू, कल के लिए ऑल द बेस्ट।